हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने लास्ट सेशन में फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की देखी थी। आज के सेशन में केमिकल क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं और आगे कुछ और नए टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो चैप्टर 1 हम लोगों का चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान लिख लेंगे तो ठीक है। मैटर पदार्थ के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल, बुक, पेंसिल, वाटर, एयर आर कंपोज्ड ऑफ मैटर एज वी नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है ना। सारी चीजें जिनमें भी आपका द्रव्यमान है और आयतन है, यानी जो स्थान ग्रहण करती हैं, उनको पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपकी बुक्स हो गई, पेंसिल है, वाटर है, आपका एयर है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, नोटबुक हो गई, चेयर, टेबल। एनीथिंग वर्ड का मतलब ही क्या है? कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान है और जो स्थान घेर रही है उसको आप पदार्थ बोलेंगे। ठीक है ना। देन क्लासिफिकेशन में हमने देखा एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड एक देखी केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हमने बोला पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तीनों अवस्थाओं को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे थे, और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने बात की थी प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। ओके, तो प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ क्या है? जब हम पदार्थ का कंपोजिशन देख रहे हैं और उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं मैटर के, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। ठीक है ना। एलिमेंट्स में हमने बोला कि कोई भी जो तत्व होता है वो एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और जब एक परमाणु से अधिक परमाणु किसी तत्व के आपके कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के केस में 2 परमाणु एक साथ होते हैं तो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल भी एक ही प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से आप एलिमेंट की बात करते हैं। देन सेकेंड है आपका कंपाउंड। यौगिक क्या है? यौगिक क्या? इट मे बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 or more elements combined together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into these elements by suitable chemical method। क्या कहा जा रहा है? कोई भी जो आपका कंपाउंड है, पहले यौगिक किसे कहा गया है? यौगिक वह है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। और वो तत्व आपस में भार के एक निश्चित अनुपात में वहां पर होते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने बोला H2O की हम लोग बात करते हैं, ये यौगिक है एक। ठीक है ना। इस यौगिक में 2 एलिमेंट है। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। ठीक है ना। 2 एलिमेंट हो गए, 2 तत्व हो गए। ये दो तत्वों के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ये आपस में जुड़ करके, और जुड़े कैसे हैं, कंबाइन कैसे हो रहे हैं? फिक्स्ड मास के रेशियो में। ठीक है ना। मास जो है इनका, द्रव्यमान जो है उसका एक निश्चित अनुपात यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। जो कि किस प्रकार का होता है? 1:8 का होता है। ठीक है। यानी 1 ग्राम जल है तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़े। ठीक है, या इसी अनुपात में जुड़े। समझ रहे हैं? तो तभी आपका क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे। Moreover, the properties of a compound are altogether different from the constituting elements। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी ना। हाइड्रोजन के कुछ गुण होंगे, ऑक्सीजन के कुछ गुण होंगे, लेकिन आप जब जल की बात करते हैं तो जल के गुण बिल्कुल अलग होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से। ठीक है ना। इस प्रकार से द कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, कुछ अकार्बनिक यौगिक होते हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं। ओके, इसके अलावा कंपाउंड क्या है? अगर आप जल की बात कर रहे हो तो इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल कौन से हैं? ये अगर जल है सपोज, तो जल में क्या होंगे? सारे जो अणु होंगे वो किसके होंगे? जल के ही होंगे, जो कि आइडेंटिकल होंगे नेचर। ठीक है, ये किसके अणु हैं? जल के हैं, H2। ओके, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कंपाउंड जो होता है यौगिक, वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है। इसको इसलिए हम उसको कहाँ पढ़ रहे हैं? शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? दीज आर कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स।
अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। ये यौगिक कैसे हैं? ये नॉन लिविंग सोर्सेस से प्राप्त हो रहे हैं, निर्जीव चीजों से या निर्जीव स्रोतों से हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है? अकार्बनिक यौगिक कहा जा रहा है। तो ठीक इसके विपरीत ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा? जो आपको लिविंग सोर्सेस से प्राप्त होगा, या आप बोलते हैं प्लांट मैटर या एनिमल से प्राप्त होगा। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पादपों और जानवरों में आपका प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। एंड ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, यानी ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आता है? कार्बन से आता है। मैंने बोला ना, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को जिस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंतर्गत आप पढ़ते हो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है ना। केमिस्ट्री को जब आप लोग क्लासिफाई करते हो मेनली तो 3 तरह से करते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री है जिसके अंतर्गत आप कार्बन से रिलेटेड आपके यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका एक आवश्यक घटक के रूप में वहां पर कार्बन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन है, प्रोटीन्स में है ऑयल, फैट एक्सेट्रा, तो इन सब में आपका कार्बन उपस्थित होता है। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड के बारे में हो गया। देन सेकेंड पार्ट जो आपका है केमिकल क्लासिफिकेशन में, वो मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण। अब मिश्रण क्या है? जब आपने बोला, यहाँ पर हमने H2O की बात की, आपने जल लिया, एक ग्लास में, एक बीकर में आपने जल लिया, वो जल कैसा था? वो प्योर सब्सटेंस था। क्यों? क्योंकि उसमें सारे अणु जो थे वो जल के। ठीक है, उस जल को अब आपने 2 पार्टों में विभाजित कर दिया। क्या किया? यहाँ पर हमने क्या बोला, हमारे पास जो जल था इसमें क्या थे? सारे अणु H2O के ही थे। ठीक है, ये भी H2O है, ये भी, सारे आइडेंटिकल होंगे। यौगिक की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने इसको दो तरह से इसको विभाजित कर दिया, यानी इधर भी हमने जल ले लिया, ठीक है, और इधर भी जल ले लिया। दो जगह हमने जल ले लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो जल के अणु थे, यहां पर भी कुछ जल के अणु थे। ठीक है, एक जगह हमने रेत यानी कि सैंड ऐड कर दी H2O के साथ। ठीक है, और यहां हमने H2O के साथ NaCl ऐड कर दी, यानी नमक डाल। ठीक है ना। अब क्या होगा? बहुत अच्छे से मिलाने के बाद अगर आप कुछ देर के लिए इनको स्थिर रखते हैं, ठीक है, किसको? रेत और पानी के, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी लिया, उसमें आपने रेत डाली, बहुत अच्छे से मिलाया आपने। मिलाने के बाद आप कुछ समय के लिए उस बीकर को रख देंगे, तो धीरे धीरे आपकी क्या होती है, जो रेत होती है वो इस प्रकार से नीचे बैठना शुरू कर देती है। ये रेत के कण हैं आपके, और नीचे आपको बहुत हल्के कण दिखाई देते हैं, यहाँ एक आधा ही कण होते हैं, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा नीचे जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कण होते हैं, ऊपर आपको हल्के दिखाई देते हैं कण। ठीक है ना। दूसरी तरफ आपने सॉल्ट डाला वाटर में, एक और बीकर आपने लिया था जिसमें पानी था, उस पानी में आपने नमक डाल दी। नमक डालने पर बहुत अच्छे से मिलाने के बाद आपको क्या दिखाई देता है, इस प्रकार से रेत के कण जो हैं वो समान रूप से पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे सभी जगह समान रूप से रेत के जो पानी के कण हैं जल में, वो जो नमक के कण हैं जल में, वो घुले हुए। तो दोनों क्या है, दोनों मिश्रण है। ये भी आपका क्या है, मिक्सचर है, और ये भी आपका क्या है, मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार के कण नहीं है। एक प्रकार के कण जल था
और उसके अतिरिक्त पहले वाले केस में रेत के दूसरे प्रकार के कण हैं, और दूसरा वाला जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें रेत के अतिरिक्त नमक के कण भी हैं। तो यानी कि दो प्रकार के कण आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी इसको क्या कहा जाएगा, मिश्रण कहा जाएगा। ठीक है ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, जो फिजिकली आपस में मिले हुए हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, फिजिकली आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आप मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण का जो पहला प्रकार है, जहां पर आपको क्या दिख रहा है कि रेत जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुई है, घुली नहीं है, और इसके अतिरिक्त अगर हम उसको थोड़े समय के लिए स्थिर रख देते हैं तो रेत नीचे बैठना शुरू कर देती है, और आपको पूरे सैंपल में, थ्रू आउट द सैंपल, ऊपर से नीचे अगर आप बीकर में पानी देखें तो कंपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं दिखता, यानी रेत सभी जगह समान नहीं है। रेत ऊपर कम है और नीचे जैसे आप सोल्यूशन में मिश्रण में जाते हैं तो आपको रेत की मात्रा अधिक दिखती है। जबकि आप दूसरा केस लेकर चलते हैं, वहां पर आपको क्या दिखाई देता है कि जितनी नमक ऊपर है घुली हुई, उतनी ही नमक नीचे भी है। तो यानी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। तो जो पहले प्रकार का मिश्रण है जिसमें संगठन जो है वो एक समान नहीं है, उसको आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है। और आपका दूसरे प्रकार का जो मिश्रण है उसको कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। ओके, यानी विसमांग मिश्रण जो रेत और पानी का है, और समांग मिश्रण जो नमक और पानी या फिर चीनी और पानी का है। ठीक है ना। ये आप घर में भी बना सकते हैं, हेटेरोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। तो आपके पास एक यौगिक था जिसमें एक ही प्रकार के कण थे, जल के एक ही प्रकार के अणु थे, और उसमें आपने क्या किया, एक उसके दो भाग ले लिए, एक में आपने रेत डाल दी, दूसरे में आपने नमक डाल दिया। तो आपको क्या दिखता है, जब आपने रेत डाली तो रेत उसमें घुलती नहीं है, और इसके अतिरिक्त जब आप उसको स्थिर छोड़ेंगे विलयन को, तो रेत नीचे बैठना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि क्या होगा, आपका थ्रू आउट द सैंपल आप बोलेंगे आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि कहीं पर रेत की मात्रा अधिक है, कहीं पर रेत की मात्रा कम है। जबकि आप सॉल्ट और वाटर वाले मिक्सचर को देखते हैं तो उसमें थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, यानी नमक की मात्रा समान है। जब आप इसको टेस्ट करेंगे, सपोज आपने टेस्ट किया इसको, तो टेस्ट करने में जब आप पहला सिप लेंगे तो उतना ही नमकीन होगा, और जब आप आखिरी सिप लेंगे वो भी उतना ही नमकीन होगा। इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन समान है, या कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है। ओके, तो मिक्सचर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स तो होंगे ही। आपने बोला एक जल है, दूसरा हमने रेत मिला दी, और रेत के अतिरिक्त कुछ और भी मिला दो, मिट्टी भी डाल दो उसमें, तो तीन हो गए। तो दो होंगे या दो से अधिक आपके क्या होंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे, या फिर कोई भी आपका पदार्थ हो सकता है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ये केमिकली कंबाइंड नहीं हो रहे, फिजिकली प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ, एंड मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। और आप इसको किसी भी मात्रा में मिला सकते हैं। आपने कितनी ही रेत डाली, सपोज आपने एक चम्मच भर के डाल दी, 2 मुट्ठी डाल दी, कुछ भी डाल सकते हैं आप मिश्रण बनाने के लिए। सेम जब आप पानी में नमक डाल रहे हैं तो वो भी आप कितना ही डाल सकते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स आर मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, लाइम वाटर, पेंट ग्लास, सीमेंट, वुड एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, ये मिश्रण के उदाहरण है ना। मिल्क है तो मिल्क में भी कई चीजें उपस्थित है, सी वाटर है समुद्र का पानी, उसमें भी पेट्रोल हो गया, लाइम वाटर हो गया, पेंट ग्लास, सीमेंट, वुड। तो इनमें एक से अतिरिक्त दूसरा पदार्थ आपको देखने को मिलेगा, तो वो मिश्रण। देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनस मिक्सचर, जो पानी और नमक का घोल था वो क्या है, वो समांग मिश्रण है। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस इफ इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन throughout and there are no visible boundaries of separation between the constituent। ठीक है ना। यानी कि पानी और नमक के बीच एज सच आपको कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है, यानी कि आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक नमक है और यहाँ से यहाँ तक पानी हमको दिखाई देगा, ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं दिख रही। आपको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला सैंपल देखने को मिलता है, संगठन जहाँ पर समान
है ना। जब वो पानी में अच्छे से नमक घुल गई है तब आप पहचान नहीं पाते कि नमक कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है। ओके, तब आपको सिंपल एक घोल दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ शुगर सोल्यूशन इन वाटर हैज द सेम शुगर वाटर कंपोजिशन थ्रू आउट एंड ऑल पोर्शंस हैव द सेम स्वीटनेस। ओके, जैसे हमने नमक की बात की वैसे आप शुगर यानी कि चीनी या शक्कर की बात कर सकते हैं। चीनी में भी क्या होगा, आपका चीनी भी घुल जाएगी एक समान रूप से, और थ्रू आउट द वाटर, पूरे जल में एक समान रूप से चीनी घुलेगी, और घुलने के बाद आपको एक समान कंपोजिशन दिखेगा, और साथ ही मिठास भी एक समान होगी पूरे सैंपल में। तो ये कैसा है, ये होमोजीनस मिक्सचर है, यानी कि समांग मिश्रण। सेकेंड है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी विसमांग मिश्रण। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनस इफ इट डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग उसमें क्या है कॉम्पोनेंट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉम्पोनेंट जो वर्ड आ रहा है ना, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है अवयवी घटक, और अवयवी घटक का मतलब होता है जिससे वो मिलकर के बना हुआ है। तो मिश्रण किससे मिलकर के बना हुआ है, मिश्रण में पानी है, ठीक है, या नमक है जब आप होमोजीनस की बात कर रहे हो, या फिर चीनी है, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। तो उन्होंने क्या बोला कि होमोजीनस में हमें एज सच बाउंड्रीज देखने को नहीं मिल रही थी कि पानी कहाँ तक है, चीनी कहाँ तक है, लेकिन जब हम हेट्रोजीनस की बात करते हैं तो वहां पर हमें विजिबल बाउंड्रीज दिखती है कॉन्स्टिट्यूएंट की, यानी कि कितना रेत है, कहाँ तक आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, उसमें पानी अलग दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से विजिबल बाउंड्रीज है। द डिफरेंट constituents of a heterogeneous mixture can be seen even with naked eyes, यानी कि अगर हम सिंपली अपनी ऐसे ही आंखों से भी देखें, नग्न आंखों से आप बोलो, तो हमें वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दिखाई देते हैं। रेत के कण आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी के कण आपको दिखाई दे रहे हैं। For example, when iron filling and sulfur powder are mixed together, the mixture formed is heterogeneous. It has a grayish yellow appearance and two constituents, iron and sulfur, can be easily identified with naked eyes. Okay? क्या कहा जा रहा है, हमने तो रेत और पानी का एग्जाम्पल लिया था, मिट्टी और पानी का एग्जाम्पल लिया था। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि हमने आयन को, लोहे का चूर्ण है हमारे पास, उसके साथ हमने सल्फर को मिला दिया है, तो दोनों को मिलाने पर एक मिश्रण बनता है, और ये मिश्रण कैसा है, होमोजीनस है, हेटेरोजीनस है। ये मिश्रण कैसा है आपका, हेटेरोजीनस है, यानी विसमांग मिश्रण है, और उसमें हम दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट को, यानी आयन को भी और सल्फर को भी इजीली आपका देख सकते हैं। क्लियर है। तो क्या पढ़ा हमने अभी पढ़ा केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर को सेकंड टाइप हमने पढ़ा यहाँ पर मिश्रण के रूप में, और हमने बोला मिश्रण को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आता है आपका यहाँ पर समांग मिश्रण, ठीक है, और दूसरा आपका क्या आता है, विसमांग मिश्रण। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, यौगिक से नोट करेंगे, मिश्रण के बारे में नोट करेंगे। चलिए, नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मापन की क्या क्या इकाइयां होती हैं। पहले आती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। द क्वांटिटीज मास लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ चीजें हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि आपका द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, ठीक है ना, तापमान की आप लोग बात करेंगे। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सारा आपका फंडामेंटल यूनिट्स में आता है। ओके, so there are 7 basic units of measurement for the quantities length, mass, time, temperature, amount of substance, electric current and luminous intensity. Okay, so यहाँ पर SI सिस्टम में आप लोग कौन सा मात्रक यूज करेंगे, कौन सी यूनिट यूज करेंगे, उसके लिए सिंबल क्या है, ये SI सिस्टम के द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द वर्ल्ड. It has given units of all the 7 basic quantities listed above. ठीक है ना, यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में टाइम, तो टाइम के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम लोग, सेकेंड, ठीक है ना।
ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे थे। फंडामेंटल यूनिट्स पर बात करेंगे, क्या क्या आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो 7 यूनिट्स की बात की गई है यहाँ पर। टाइम हो गया, मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। तो टाइम को हम लोग देखो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, किस किस चीज में आप समय को माप सकते हैं। हम लोग ईयर्स की बात करते हैं समय के लिए, डेज की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, आवर्स की बात करते हैं, मिनट्स की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। तो उसमें जब हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो सेकंड के लिए हम मेनली हम लेते हैं मास किलोग्राम, लेंथ मीटर में, टेम्परेचर केल्विन में हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में बताते हैं और इनके लिए सिंबल इनके ही साइड में लिखे गए हैं। जैसे सेकंड के लिए आप एस लिखते हैं, किलोग्राम के लिए केजी, मीटर के लिए स्मॉल एम, केल्विन के लिए कैपिटल के, एम्पियर के लिए ए आता है, कैंडेला सीडी और मोल के लिए आप इस प्रकार से मोल लिखते हैं। तो यहाँ पर ये सारी आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। ओके, फंडामेंटल यूनिट से आप फिर आप उससे जो बेसिक एसआई यूनिट है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, देन उनसे कुछ और यूनिट्स आप लोग निकालते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर का मतलब क्या है, किलोग्राम का मतलब क्या है, सेकंड का मतलब क्या है, एम्पियर का मतलब क्या है, कैंडेला का मतलब क्या है, मोल का अर्थ क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है उनकी, वो आप लोग पढ़कर आएंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने केमिकली क्लासिफाई किया मैटर को, जहाँ पर हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स की बात की। प्योर सब्सटेंस में हमने कंपाउंड और एलिमेंट को समझा, साथ ही मिक्सचर्स में होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स की बात की। बेसिक यूनिट्स पर हम लोग बात कर रहे थे कि 7 आपकी यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर मात्रक देखे, साथ ही उनका हमने सिंबल देखा, उनकी डेफिनेशन आप लोग होमवर्क में पढ़ के आएंगे और आने वाले सेशन में हम उन्हीं पर बात करेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।